जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य काल विभाजन एवं नामकरण, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। चलिए शुरू करते हैं। 1.1 उद्देश्य है प्रस्तुत खंड की पहली इकाई हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण पर विस्तृत चर्चा इस अध्याय में की गई है। काल विभाजन और नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों और आचार्यों के मत भी इस अध्याय में दिए गए हैं, ताकि इस इकाई का अध्ययन कर विद्यार्थी बोध प्रश्नों का उत्तर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। 1.2 प्रस्तावना। हिंदी नदी के प्रवाह की तरह होता है। साहित्य नदी के प्रवाह की तरह होता है जो निरंतर आगे बढ़ता है। उसमें न कोई रुकावट आती है और न ही कोई उसे भंग कर सकता है। हाँ, समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आते रहते हैं और परिवर्तन के अनुरूप साहित्य को नई प्रवृत्तियाँ, नई दिशाएं मिलती हैं। किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली उस साहित्य में प्रवाहित साहित्य धाराओं, विविध प्रवृत्तियों आधार पर उसे विभाजन करना है। युग की परिस्थितियों के अनुकूल साहित्य की विषय तथा शैलीगत प्रवृत्तियाँ परिवर्तित होती रहती है। हिंदी साहित्य के विषय में भी यही बात युक्त प्रतीत होती है। एक विशेष काल में समाज के विशेष परिस्थितियाँ एवं तत्संबंधी विचारधाराएं रही हैं और उन्हीं के अनुरूप साहित्यिक रचनाएं प्रस्तुत हुई हैं। अपवाद रहे हैं अवश्य, परंतु गौड़ प्रवृत्ति के रूप में। काल विभाजन करते समय स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभाजन के आधार के संबंध में अपना मत स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास की सामग्री भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता आदि ग्रंथों से मिलती है, किंतु काल विभाजन और नामकरण की ओर की कोई दृष्टि नहीं की गई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का श्रेय एक फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी को दिया जाता है। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों का परिचय दिया, परंतु उन्होंने भी काल विभाजन और नामकरण की ओर ध्यान नहीं दिया था। इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी विद्वान शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है। इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों के जीवन चित्रण, चरित्र और इनकी कविताओं के उदाहरण संग्रहित किए गए हैं, किंतु काल विभाजन का इसमें कोई संकेत नहीं है। इस संबंध में सबसे पहला प्रयास करने का श्रेय जॉर्ज गियर्सन को जाता है, पर जैसा कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथों की भूमिका में स्वीकार किया है, उनके सामने अनेक ऐसी कठिनाइयाँ थी जिसमें वे काल क्रम एवं काल विभाजन के निर्वाह में पूर्णतः सफल नहीं हो सके। उन्होंने लिखा है, सामग्री को यथासंभव काल क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह सर्वत्र सरल नहीं रहा और कतिपय स्थलों पर तो यह असंभव सिद्ध हुआ है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 11 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया है। 1. चारण काल 1702 से 1300 ईस्वी। 2. 15वीं सदी धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, वज्र का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 9वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। डॉक्टर गियर्सन के विभाजन के अनेक असंगतियाँ, न्यूनता एवं त्रुटियाँ होते हुए भी प्रथम प्रयास होने के कारण इसका अपना महत्व है। आगे चलकर मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद 1913 में काल विभाजन का नया प्रयास किया, जो प्रत्येक दृष्टि से गियर्सन के प्रयास से बहुत अधिक पूर्ण एवं विकसित कहा जा सकता है। इनका विभाजन इस प्रकार है। पहला, आरंभिक काल या
पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल 600 से 1343, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444। दूसरा माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1580। तीसरा अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790, उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889। चौथा परिवर्तन काल 1890 से 1925, वर्तमान काल 1926 से अब तक। मिश्र बंधुओं के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए काल विभाजन का नया प्रयास किया। इनके काल विभाजन में अधिक सरलता, स्पष्टता, सुबोधता है। अपनी इस विशेषता के कारण यह आज तक सर्वमान्य एवं सर्वत्र प्रचलित है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है: आदि काल, वीर गाथा काल 1050 से 1375। दूसरा पूर्व मध्य काल या भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्य काल या रीति काल 1700 से 1900 तक। चौथा आधुनिक काल या गद्य काल 1900 से अब तक। आचार्य शुक्ल जी के पश्चात डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस प्रसंग में उल्लेखनीय है, उन्होंने एक नया काल विभाजन प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है: पहला संधि काल 750 से 1000 ईस्वी तक, चारण काल 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक, भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। डॉक्टर वर्मा के विभाजन के अंतिम 3 काल का विभाजन आचार्य शुक्ल के विभाजन से अनुरूप है, केवल वीर गाथा काल के स्थान पर चारण एवं संधि काल नाम देकर अपना नयापन स्थापित किया है। इस परंपरा में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया गया काल विभाजन भी उल्लेखनीय है। उनके काल विभाजन में आचार्य शुक्ल से कोई अधिक भिन्नता नहीं है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है: पहला आदि काल, वीर गाथा काल 1000 से लेकर 1400 तक। दूसरा पूर्व मध्य काल या भक्ति का युग 1400 से लेकर 1700 तक। तीसरा उत्तर मध्य युग, रीति ग्रंथों का युग 1700 से लेकर 1900 तक। आधुनिक काल या नवीन विकास का युग 1900 से लेकर अब तक। उपयुक्त काल विभाजन की परंपरा में आचार्य शुक्ल के बाद कुछ विद्वानों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपना काल विभाजन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, परंतु शुक्ल जी का इतिहास लेखन का आधार ही अधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और उपयुक्त प्रतीत होता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास उसका अनुमोदन किया और उनका काल विभाजन इस प्रकार है: पहला प्रारंभिक काल 1184 से 1350। दूसरा पूर्व मध्य काल 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्य काल 1600 से 1857 और आधुनिक काल 1857 से अब तक। इस परंपरा में डॉक्टर नागेंद्र का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी साहित्य का काल का विभाजन नामकरण इस प्रकार किया है: आदि काल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, रीति काल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। अब इसमें पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल कहा जाता है, ठीक है, ये आधुनिक काल की बात हो रही है। 1877 से 1900 तक। जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल कहते हैं, 1900 से लेकर 1918 तक। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। फिर आता है छायावादोत्तर काल, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी। नवलेखन काल 1953 से अब तक। उपयुक्त सभी विद्वानों के काल विभाजन में आचार्य शुक्ल काल विभाजन ही सर्वसम्मत एवं उपयुक्त माना गया है। 1.3 हिंदी साहित्य का नामकरण। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विद्वानों में अधिक मतभेद नहीं है, केवल हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर मतभेद है। उनमें से मुख्यतः 2 वर्ग हैं। एक वर्ग हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से मानता है और दूसरा वर्ग 10वीं शताब्दी से मानता है। वास्तव में 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के कालखंड को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो यह मतभेद भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस कालखंड की रचनाएं अपभ्रंश में है और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है।
हिंदी भाषा एवं साहित्य की मूल चेतना को जानने के लिए इस कालखंड की भाषा को स्वरूप और साहित्य धारा को समझना ही अति आवश्यक है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। मुख्यतः 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के आरंभिक कालखंड को आदिकाल और 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी कालखंड को रीतिकाल के नामकरण को लेकर ही अधिक मतभेद है। 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के कालखंड के विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है। चारण काल गियर्सन ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृतायन ने कहा है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। संधि या चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। अब पढ़ते हैं चारण काल। गियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास के आदम काल का नामकरण चारण काल किया है, किंतु इस नामकरण का कोई ठोस प्रमाण वे प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने चारण काल 643 ईस्वी माना है, जबकि 1000 ईस्वी तक चारण कवियों द्वारा कोई रचना उपलब्ध नहीं होती है। यह नामकरण उपयुक्त नहीं है। प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के काल को प्रारंभिक काल नाम से अभिहित किया है। यह नाम किसी साहित्य प्रवृत्ति का घोतक नहीं है। यह एक सामान्य संज्ञा है जो हिंदी भाषा के प्रारंभ को बताती है। अतः यह नाम भी तर्कसंगत नहीं है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के संवत 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक के काल अवधि को वीर गाथा काल नाम दिया है। अपने मत के समर्थन में उन्होंने कहा है, आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150-200 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सभी प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट को लेकर प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयाँ आरंभ होती है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप में बढ़ती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि चारण जिस प्रकार रीति, श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम, पूर्व चरितों या गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। शुक्ल ने इस युग का नामकरण करने के लिए जिन 12 ग्रंथों को आधार बनाया वे ग्रंथ हैं। पहला विजयपाल रासो, दूसरा हमीर रासो, कृति पताका, खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। जिन 12 रचनाओं को शुक्ल जी ने नामकरण का आधार माना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन रचनाओं को अप्रमाणित सिद्ध करते हुए वीर गाथा काल नामकरण को निरर्थक सिद्ध किया है। जैसे विशलदेव रासो और खुमान रासो नए शोध परिमाणों के आधार पर 16वीं शताब्दी में रचित माने गए हैं। हमीर रासो जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका नोटिस मात्र हैं। इसी प्रकार प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को भी अर्ध प्रमाणिक मान लिया गया है। परमाल रासो या आलखंड के मूल का आज कहीं पता नहीं लगता। खुसरो की पहेलियाँ तथा विद्यापति की पदावली भी वीर गाथात्मक नहीं है। इसके अतिरिक्त इस काल के केवल वीर काव्य की ही नहीं लिखे गए, अपितु धार्मिक, श्रृंगारिक तथा लौकिक साहित्य की भी रचनाएं हुई हैं। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने इस काल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किया है। इसके मतानुसार इस कालखंड के समाज जीवन पर सिद्धों का और राजनीतिक सामंतों का एकाधिकार था। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का यशोगान ही प्रमुख रूप से किया है। इस युग की अंतर्ब्रह्मा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने का पता लगता है
कि वहाँ सिद्धों और सामंतों का ही वर्चस्व था। इस नामकरण से तत्कालिक सामंती वातावरण का तो पता चलता है, परंतु किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का उद्घाटन नहीं हो पाता। इस नामकरण से नाथपंथी और दृढ़ योगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का समावेश नहीं हो पाता है। बीज वपन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नामकरण बीज वपन काल किया है, परंतु यह नाम भी उपयुक्त नहीं है। भाषा की दृष्टि से यह काल भले ही बीज वपन का काल हो, परंतु साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से ऐसी स्थिति नहीं थी। इस काल से यह आभास होता है कि उस समय साहित्यिक प्रवृत्तियाँ शैशव में थी, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य उस युग में भी प्रौढ़ता को प्राप्त एवं अंत यह नाम उचित नहीं है। वीर काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को वीर काल का नाम दिया है। यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए वीर कथा काल का रूपांतरण मात्र है, किसी नवीन तत्व को प्रस्तुत करने वाला नहीं है, अतः यह नामकरण भी समुचित नहीं है। संधि एवं चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदि काल को 2 खंडों में विभाजित कर संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। संधि काल भाषा की ओर संकेत करता है और चारण काल एक ही वर्ग विशेष का बोध कराता है। इस नामकरण में यह त्रुटि है कि इसमें किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया। किसी जाति विशेष के नाम पर साहित्य को उस काल का नामकरण उचित नहीं है, अतः यह नामकरण भी ठीक नहीं है। आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल के साहित्य को अधिकांशतः संदिग्ध और अप्रमाणिक मानते हुए उसमें 2 विशेषताओं को रेखांकित किया है, नवीन ताजगी एवं अपूर्व तेजस्विता। इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम उन्होंने आदिकाल रखा। अपने इस मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदि मनोभाव परंपरा विमुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य काल है। यह ठीक है कि यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। इस प्रकार वास्तव में आदिकाल प्रारंभ का न होकर पारंपरिक परंपरा के विकास का सूचक है। इस नाम से 7वीं-8वीं शताब्दी के बौद्ध सिद्ध नाथ योगियों के साथ वीर गाथा काव्यों और अब्दुल रहमान विद्यापति तथा खुसरो आदि को एक सुरता में समेटा जा सकता है और फुटकर कवियों के नाम गिनाने से बचा जा सकता है। आदिकाल नाम में हिंदी काव्य रूपों एवं भाषा के अंकुरित होने का भाव भी आ जाता है, अतः यही नाम उपयुक्त ठहरता है। अधिकांश विद्वानों द्वारा भी आदिकाल नाम ही मान्य है। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के कालखंड का नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक के कालखंड को मध्य पूर्व काल की संज्ञा से अभिहित किया है। इस युग के साहित्य में भक्ति की मुख्य प्रवृत्ति को देखते हुए इस काल का नामकरण भक्ति काल किया गया। इसके परवर्ती सभी विद्वानों ने स्वीकार किया और आज भी भक्ति काल नामकरण सर्वमान्य है। 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड रीति काल के नामकरण के विषय में मतभेद। आचार्य शुक्ल जी ने संवत 1700 से 1900 तक इसका समय को उत्तर मध्य काल नाम दिया है। इस युग के साहित्य में रीति लक्षण ग्रंथों के लेखन की परंपरा को देखते हुए इसे रीति काल कहना तर्कसंगत माना है। इस काल के नामकरण को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है, रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने इस युग का नामकरण अलंकृत काल करते हुए कहा है कि रीतिकालीन कवियों ने जितने आग्रह के साथ रचना शैली को अलंकृत करने का प्रयास किया है, उतना अन्य किसी भी काल में कवियों ने नहीं। इस प्रवृत्ति के कारण यह अलंकृत काल है। इस काल को अलंकृत काल कहने का दूसरा कारण यह है कि इस काल के कवियों ने अलंकार निरूपण ग्रंथों
के लेखन में विशेष रुचि प्रदर्शित की। महाराजा जय जसवंत सिंह का भाषा भूषण, मतीराम का ललित ललाम, केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा सुरथी मिश्र की अलंकार माला आदि ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। परंतु इस काल को अलंकृत काल नाम देना उचित नहीं है, क्योंकि अलंकरण की प्रवृत्ति इस काल की विशेष प्रवृत्ति नहीं है। यह प्रवृत्ति तो हिंदी के आदि काल से लेकर आज तक चली आ रही है। दूसरे, यह नामकरण कविता की केवल बहिरंग पक्ष का सूचक है। इससे कविता के अंतरंग भाव, पक्षभाव एवं रस की अवहेलना होती है तथा बिहारी और मतीराम जैसे रस सिद्धि कवि, जिनकी कविता का भाव की प्रधानता है, उनकी कविता के साथ न्याय नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त अलंकृत काल नाम को स्वीकार कर लेने की इस काल की विशेष प्रवृत्ति श्रृंगार और शास्त्रीयता की पूर्ण उपेक्षा हो जाती है। कलाकाल। रामाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कलाकाल नाम दिया है। उनका कहना है कि मुगल सम्राट शाहजहां का संपूर्ण शासनकाल कला विस्तृत था। इस युग में एक और स्थापत्य काल कला का चरम बिंदु ताजमहल के रूप में काल का अश्रु बनकर प्रकट हुआ है। तो दूसरी ओर हिंदी कविता की कलात्मकता से संयुक्त हुई। इस काल के कवियों ने विषय की अपेक्षा शैली की ओर अधिक ध्यान दिया। उनकी कविता में चित्रकला का भी योग बिना रह सका, अतः एवं यह कलाकाल है। कलाकाल नाम से भी वस्तुतः कविता की बाह्य पक्ष की विशेषता ही बोध होता है। कविता का आंतरिक पक्ष उपेक्षित रह जाता है। साथ ही इस युग के व्यापक श्रृंगारिक चेतना की अवमानना हो जाती है। श्रृंगार काल। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक उपयुक्त समझा है। उनके द्वारा दिया गया यह नामकरण इस काल के प्रयुक्त श्रृंगार रस की प्रधानता को लक्ष्य कर दिया गया है, परंतु यह नाम भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार के अतिरिक्त वीर रस की कविता भी लिखी है। साथ ही भक्तिपरक, नीतिपरक रचनाएं भी इस युग में लिखी गई है। रीतिकालीन कवियों का मूल स्वर श्रृंगार कभी नहीं रहा। उनका उद्देश्य तो अपनी आश्रयदाताओं को प्रसन्न कर अर्थापर्जन करना था। आश्रयदाता विलासी वृत्ति के थे। श्रृंगार में उनकी रुचि देखते हुए उन्होंने श्रृंगार परक कविताएं लिखी। यद्यपि इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, परंतु वह स्वतंत्र न होकर सर्वत्र रीति पर आश्रित थे, अतः यह नामकरण उचित नहीं है। रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नामकरण रीतिकाल किया है। उनका मत था कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति का निरूपण करना। अतः उनके द्वारा बड़ी भारी कार्य यह हुआ कि रसों, विशेषतः श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्राप्त हुए। शुक्ल जी ने इस नामकरण का आधार इस काल के रीति ग्रंथों और रीति ग्रंथकारों की सुदृढ़ परंपरा है। इस नाम को सभी विद्वानों ने लगभग एक मत से स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र आदि विद्वानों ने भी शुक्ल जी द्वारा दिए गए इस नाम को स्वीकार किया है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने इस युग के रीति काल का नाम का समर्थकता से स्पष्ट करते हुए कहा है, कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की, किंतु रीति काल कहने से कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती है और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था। यह धारणा वास्तविक रूप से सही है। इस प्रकार रीति का नामकरण अधिक तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक प्रतीत होता है। 19वीं शताब्दी के अब तक कालखंड का नामकरण। संवत 1900 से आरंभ हुए आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य के पूर्ण विकास और प्रधानता को देखते हुए गद्य काल नाम दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेस के उद्भव को ही आधुनिकता का वाहन मानते हैं। श्याम सुंदर दास इसे नवीन विकास का युग कहते हैं। गद्य का विकास इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यद्यपि इस काल में कविता के श्रेष्ठ क्षेत्र में भी विविध नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ है, किंतु जैसा विकास गद्य के विभिन्न अंगों का हुआ है, वैसा कविता का नहीं हो सका। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 चरणों में विभक्त किया है। इसमें प्रथम उत्थान
द्वितीयक उत्थान तथा तृतीय उत्थान कहा है। अधिकांश आधुनिक विद्वान इन्हें भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल, त्रिवेदी युग अथवा जागरण सुधार काल, छायावादी युग तथा छायावादोत्तर युग में प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल मानते हैं। त्रिवेदी युग तक तो आधुनिक युग की धारा सीधी रही, किंतु छायावाद जन्म के साथ ही उसमें नानावादों और प्रवृत्तियों की बाढ़ सी आ गई। आधुनिक काल की प्रगति इतनी विशाल और बहुमुखी है कि उसे किसी विशिष्ट वाद या प्रवृत्ति की संकुचित सीमा में बांधा नहीं जा सकता। इस कारण आदिकाल के समान इस काल को भी आधुनिक काल कहना ही अति संगत प्रतीत होता है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बस आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर पढ़ने में बोरिंग लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करें।